देखा है कि कचातीवू आइलैंड को लेके काफ़ी न्यूज़ में चर्चा चल रही है। एक चर्चा ये भी हो रही थी कि क्या ये आइलैंड को कांग्रेस पार्टी के दौरान और उसके शासन के दौरान श्रीलंका को दे दिया गया या नहीं दिया गया। इतिहास क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, आज इस वीडियो में दोनों चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सत्य कभी छुपता नहीं है। कचातीवू जो है एक छोटा सा टापू है जो कि 285 एकड़ पूरा उसका एरिया साइज़ है। पाक स्ट्रेट में भारत और श्रीलंका के सीमा के बीच एक समुद्री इलाके में ये है। सबसे बड़ी बात कि इसकी टोटल विड्थ जो है केवल 300 मीटर की है। 14वीं सदी में यानी कि 14th सेंचुरी में एक ज्वालामुखी के एक्सप्लोजन के दौरान इसका गठन हुआ था। भारत की जो मैरीटाइम सीमा है उससे लगभग 33 किलोमीटर दूर, 33 किलोमीटर दूर ये जो आइलैंड है आज की डेट में पाया जाता है। अब अगर हम इस आइलैंड के इतिहास के बारे में देखें, खास करके जब से ये बना, यानी कि मैंने आपको बताया कि 14th सेंचुरी में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था और उस वॉल्केनिक इरप्शन के बाद, उस ज्वालामुखी के फूटने के बाद ये आइलैंड का गठन वहाँ पर हुआ। अब उस मिडीवल समय से यानी कि लगभग 15वीं सदी से 15th सेंचुरी से अगर हम देखें तो ये आइलैंड को श्रीलंका से कंट्रोल किया जाता था। श्रीलंका में उस समय जाफना पत्तनम का रूल हुआ करता था। जो जाफना सिटी है आज की डेट में नॉर्दर्न श्रीलंका में, वहाँ पर एक जाफना पत्तनम नाम का एक छोटा सा किंगडम हुआ करता था, जिसके बेसिस पे उसका कंट्रोल जो है उस समय इस आइलैंड का वहाँ से किया जाता था। 17th सेंचुरी यानी कि 17वीं सदी में अगर हम देखें इस इतिहास को, तो 17वीं सदी में तमिलनाडु के इलाके में रामनाथपुरम, जो वहाँ पर आज भी एक डिस्ट्रिक्ट है, उस रामनाथपुरम में 17th सेंचुरी में एक रामनद किंगडम आया। उस रामनद किंगडम में जो रामनाथपुरम से अपना पूरा का पूरा रूल चला रहा था, उस रामनद किंगडम के दौरान इस आइलैंड का कंट्रोल जाफनापत्तनम से ट्रांसफ़र होकर रामनाथपुरम के रामनद किंगडम के पास आ गया। यानी कि 17th सेंचुरी, 17वीं सदी से अगर हम देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कचातीवू का जो पूरा का पूरा कंट्रोल था वो ट्रांसफ़र होके जाफनापत्तनम से रामनद डायनेस्टी यानी कि जो रामनद किंगडम था उसके पास पहली बात तो आया। अच्छा, 17वीं सदी के बाद तुरंत हमने देखा कि 18वीं सदी के ऑनवर्ड्स भारत में ब्रिटिश आने लगे। जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने, आप जानते हैं कि मद्रास के उस समय के इलाके को ऑक्यूपाई किया, वहाँ पर एक मद्रास प्रेसिडेंसी भी बनाई। जब ब्रिटिशर्स मद्रास प्रेसिडेंसी में अपना रूल इस्टेब्लिश कर चुके थे, उस समय क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने एक पहले सर्वे करवाया। अच्छा, उस सर्वे ने क्या करा, उस सर्वे ने ये बात बोली कि कचातीवू का जो आइलैंड है ये श्रीलंका का है, क्योंकि उसने जो रिकॉर्ड्स पढ़े थे ब्रिटिश के सर्वे के दौरान, वो रिकॉर्ड्स में उसने जाफनापत्तनम वाले रूल को देखा। लेकिन जब ब्रिटिश की जो हुकूमत थी उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में, जब उसने इस चीज़ के ऊपर आपत्ति जताई और उसने कहा कि आपने 17वीं सदी के रामनद किंगडम यानी कि जो रामनाथपुरम से उस समय रामनद किंगडम चल रहा था, आपने उसका इतिहास नोट डाउन नहीं करा, तो उस समय ब्रिटिश के सर्वे ने फिर ये करेक्शन करी। और उस करेक्शन के बाद ये हुआ कि ये बोला गया कि भाई रामनाथपुरम का रामनद किंगडम जो है वो ही कचातीवू को कंट्रोल कर रहा था। तो ब्रिटिश के सर्वे की वो रिपोर्ट रिजेक्ट हुई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश हुकूमत ने इवेंचुअली कचातीवू को फिर से मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनाकर उसको भारत की टेरिटरी बनाकर ही रूल किया। दो हिस्टोरिकल लेवल पर ये प्रूफ्स हैं आज की डेट में, रामनद किंगडम जो कि रामनाथपुरम से था, और दूसरा जो ब्रिटिश के यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी में कंट्रोल के दौरान सबसे बड़ी चीज़ कि जब उन्होंने इस चीज़ को माना कि रामनाथपुरम के होने के कारण बेसिकली कचातीवू भारत का ही हिस्सा है। तो ये दोनों प्रूफ्स भारत की आज़ादी से पहले हमेशा से हमारे सामने थे। भारत की आज़ादी हुई 1947 में। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ, उसके बाद 1960 के दशक में एक सरकारी लेवल पे डिबेट चला। डिबेट उस समय चला जब भारत का अटॉर्नी जनरल जो था उस समय MC सितलवाद, उसने जाकर नेहरू को एक बात बोली और बोला कि भाई देखिए, आज की डेट में कचातीवू को लेके भारत का केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ये भारत की जो टेरिटरी कचातीवू है, जिसको ब्रिटिश और साथ ही में रामनद किंगडम दोनों मान चुके हैं कि ये हमारा हिस्सा है, इसको हमें अपने पास ही रखना चाहिए। और तो और उस समय भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थी, उस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में 1960 के अंदर के कृष्णा राव नाम का एक इंडियन फॉरेन सर्विस का अधिकारी हुआ करता था, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी था लॉज एंड ट्रीटीज डिपार्टमेंट का। ये बंदा के कृष्णा राव, इसका खुद का एक लिखित डॉक्यूमेंट है आज की डेट में और एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जिसमें इसने ये बात बोली कि इंडिया आज की डेट में कचातीवू के ऊपर
राजा रामनंद की जो लीगैलिटी है उसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। और तो और के कृष्णा राव ने 2 चीज़ें बोली। उसने सबसे पहले ये बोला कि आज की डेट में श्रीलंका के पास जाफनापत्तनम मिडीवल समय का उस रिकॉर्ड को छोड़ के कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन भारत के पास सबसे पहला रिकॉर्ड ये है कि जो रामनद किंगडम का राजा था उसके पास ज़मींदारी टाइटल था कच्चातीवू को लेके। हम वो ज़मींदारी टाइटल अगर आज की डेट में निकाल दें, जो कि हमारे पास है, तो उससे ये बात सहमत हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि भाई कच्चातीवू भारत का ही हिस्सा है। और तो और सबसे बड़ी बात, उसने दूसरी बात ये भी बोली कि जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी तो मद्रास प्रेसिडेंसी के दौरान कच्चातीवू को मद्रास प्रेसिडेंसी के थ्रू ही एडमिनिस्टर किया जाता था, और उसका पूरा प्रशासनिक काल जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी से, मद्रास के एरिया से, चेन्नई जिसको आज कहते हैं, वहाँ से ही होता था। तो जब के कृष्णा राव जो जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भी था, जब उसने ये बात बोली, इसके साथ साथ MC सितलवाद ने भी ये बात बोली जो अटॉर्नी जनरल था कि भारत का केस स्ट्रांग है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर 1961 में नेहरू की जो टिप्पणी आई, वो टिप्पणी ये थी कि उसने ये बात बोली, नेहरू ने, कि भैया मैं कच्चातीवू के ऊपर भारत के कंट्रोल को रेलिंक्विश करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भाई सबसे बड़ी बात आप ये बताइए कि जब आपके पास 2 आपके वरिष्ठ अधिकारी इस बात को बोल रहे हैं, इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई लीगली हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रूफ है कि भाई कच्चातीवू भारत का ही हिस्सा है, तो उस समय किस अक्कड़ में नेहरू ने ये स्टेटमेंट दी। और नेहरू की ये स्टेटमेंट कि भैया मैं कच्चातीवू के ऊपर अपने क्लेम को रेलिंक्विश करने में कोई संकोच नहीं रखता, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? क्या आज की डेट में ये लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे इसको? नहीं। अच्छा, दूसरी बात, ये डिबेट जो है, इस डिबेट को MC सितलवाद वाला और के कृष्णा राव वाला को डॉक्यूमेंट किया गया। ये दोनों डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस थे। इसके बाद क्या हुआ कि 1968 की बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के एक अधिकारी को, जिसका नाम था YD गुंदेविया, उसको पार्लियामेंट से, भारत की संसद से एक चिट्ठी आई। अब YD गुंदेविया जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में एक अधिकारी था, उसको चिट्ठी क्या आई? उसको चिट्ठी पार्लियामेंट से ये आई कि भाई पार्लियामेंट के अंदर एक इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटी बैठी है। ये इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटी पार्लियामेंट की 1968 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से जानना चाहती थी कि भाई कच्चातीवू आइलैंड को लेके क्या स्टेटस है भारत का। YD गुंदेविया ने 1968 में इस रिपोर्ट को भेजने के लिए ये 1960 वाले और 1961 वाले एविडेंस को कंपाइल किया। YD गुंदेविया ने 1968 में पार्लियामेंट की इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटी को जब रिस्पॉन्स भेजना था, उस रिस्पॉन्स को भेजने के लिए उसने 3 चीज़ें कोट करी। उसने सबसे पहली चीज़ कोट करके रिपोर्ट में लिखी कि 1960 में MC सितलवाद जो कि अटॉर्नी जनरल था, उसने ये बात मानी कि कच्चातीवू के ऊपर भारत का केस स्ट्रांग है। दूसरी बात उसने ये लिखी कि के कृष्णा राव जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, लॉज एंड ट्रीटीज, कि इस बंदे ने ये बात बोली है कि राजा ऑफ रामनद जो था रामनाथपुरम का, उसने ज़मींदारी टाइटल रखा हुआ था। उसका ज़मींदारी टाइटल का प्रूफ हमारे पास है, जिसके बेसिस पे हम ये एविडेंस बेस्ड प्रूफ कर सकते हैं कि श्रीलंका के पास जो रिकॉर्ड है केवल जाफनापत्तनम का है, बाकी सारा प्रूफ भारत का है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को, के कृष्णा राव की, MC सितलवाद की, और इसके बाद तीसरी स्टेटमेंट जो YD गुंदेविया ने लिखी पार्लियामेंट की रिपोर्ट में, वो थी 1961 की नेहरू की स्टेटमेंट। और नेहरू की स्टेटमेंट यही थी कि भाई मैं सितलवाद की और के कृष्णा राव की बातों में बिलीव नहीं करता, लेकिन मेरा मानना यह है, जो नेहरू ने कहा, कि भाई मैं भारत का कच्चातीवू का आइलैंड जो है, इसके ऊपर क्लेम को रिलिंक्विश करने में कोई संकोच नहीं रखता। ये तीनों चीज़ें लिखकर जब पार्लियामेंट की इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटी के पास ये रिपोर्ट पहुंची, तब जाके भारत की स्टेटस का क्लैरिटी हम लोगों को उस समय हुई। अच्छा, 1974 में एक अग्रीमेंट के तहत भारत और श्रीलंका ने अपनी मैरीटाइम बाउंड्री बनाई। जब इन दोनों देशों ने अपनी मैरीटाइम बाउंड्री बनाई तो उस समय सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि इंदिरा गांधी की सरकार ने नेहरू की स्टेटमेंट को बेसिस बनाते हुए कच्चातीवू का क्लेम जो है श्रीलंका को दे दिया। और जब श्रीलंका को दिया तो उस समय तमिलनाडु की सरकार थी M करुणानिधि की, जो कि DMK का था, और उस M करुणानिधि की सरकार को भी ये बात बताई। और सरकार को ये बात बताने के बाद जिसकी तरफ से सहमति मिली कि M करुणानिधि ने भी बोला कि हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं है इस ट्रांसफ़र को लेके,
तब जाकर भारत ने ये क्लेम जो है उठाकर पूरा का पूरा श्रीलंका को दिया। तो नेहरू की स्टेटमेंट, साथ में इंदिरा गांधी का ये 1974 में ये निर्णय लेना, ये दोनों चीज़ों की वजह से, और एम करुणानिधि जो उस समय मुख्यमंत्री था, उस मुख्यमंत्री की सहमति के बाद जब ये आइलैंड कच्चातीवू का हमने उठाकर श्रीलंका को दे दिया, आज की डेट में ये रिकॉर्ड्स हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये इतिहास है, ये फैक्ट्स हैं। आप जो मर्जी कर लीजिए, फैक्ट्स तो नहीं बदलेंगे क्योंकि फैक्ट्स आपके सामने हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि ये कच्चातीवू आइलैंड जो है, अगर भारत इसका क्लेम रिलिंक्विश ना करता तो इसका हमारे को फ़ायदा क्या होता। 1982 में विश्व तौर पर एक अग्रीमेंट साइन हुआ जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, जिसको अनक्लॉस के नाम से जाना जाता है। अनक्लॉस का सिग्नेटरी भारत भी है, अनक्लॉस का सिग्नेटरी श्रीलंका भी है। अनक्लॉस क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई भी कंट्री जो है अपने कोस्ट लाइन से एक 200 नॉटिकल माइल की लाइन सीधी समुद्र में खींचेगी और वो इलाका उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। आज की डेट में अगर मान लीजिए श्रीलंका 200 नॉटिकल माइल भारत की ओर देखते हुए अपनी लाइन खींचती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत से ओवरलैप करता है। और अगर श्रीलंका के सामने भारत खड़ा होता है और तमिलनाडु से भारत एक सीधा 200 नॉटिकल माइल की लाइन समुद्री इलाके में खींचता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से ओवरलैप करता है। अनक्लॉस जो है, यूएन क्लॉस जिसको हम कहते हैं, वो ये भी कहता है कि यदि कोई दो देशों का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अगर ओवरलैप कर रहा है तो दोनों देश मिल बांट कर एक कॉमन जोन ऑफ एक्टिविटी बनाएंगे, ताकि इस कॉमन जोन ऑफ एक्टिविटी में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ओवरलैपिंग एरियाज हैं वहाँ पर दोनों देश मिल बांटकर मच्छी पकड़ने का काम, समुद्र में किसी प्रकार के मिनरल्स या ऑयल एक्सप्लोरेशन के काम को प्रगति दे देंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है? यूएन क्लॉस यानी कि यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज जो है 1982 वाला, 1982 वाला, ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ बोलता है। ये कहता है कि यदि कोई ऐसा देश है जिसके पास कुछ टापू हैं तो वो अपनी कोस्ट लाइन जो यूज़ करेगा 200 नॉटिकल माइल की लाइन खींचने के लिए, वो कोस्ट लाइन लैंड की नहीं टापू की होगी। यानी कि टापू जो है, जैसे कि भारत जो है, अगर आज की डेट में मैं आपको एक साधारण तौर से बताऊं तो हमारे पास हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड भी हैं। आज की डेट में यदि भारत 200 नॉटिकल माइल की लाइन साउथ ईस्ट एशिया की ओर अंडमान निकोबार की तरफ से खींचता है तो आप जानेंगे कि भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन म्यांमार से होते हुए थाईलैंड तक ओवरलैप करता है। और आज भारत का म्यांमार से, भारत का थाईलैंड से कॉमन जोन ऑफ एक्टिविटी बना है। इसीलिए आपने कभी किसी प्रकार की न्यूज़ में इस प्रकार की कोई इंस्टेंस नहीं देखी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि यदि भारत का कच्चातीवू का क्लेम हम ये नेहरू की स्टेटमेंट और साथ में इंदिरा गांधी के ये कैलस बिहेवियर के कारण ना करते, तो आज भारत की जो कोस्ट लाइन है उसका 200 नॉटिकल माइल का एरिया कच्चातीवू से गिना जाता। पहली बात। दूसरी बात, कच्चातीवू से अगर गिना जाता तो कच्चातीवू आज की डेट में भारत और श्रीलंका के बीच, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कच्चातीवू 33 किलोमीटर दूर है भारत की सीमा से, मैरीटाइम सीमा से। इस इलाके में 33 किलोमीटर के इलाके में जो हमारे मछुआरे हैं, खास करके तमिलनाडु वाले, उन लोगों के लिए एक ये रेस्टिंग पॉइंट बन जाता। तो कच्चातीवू के क्लेम को गिव अप कर देने से, श्रीलंका को दे देने से हमारे पास एक ये लॉस ऑफ एसेट हुआ है, और ये लॉस ऑफ एसेट एक नेशनल एसेट है। तो आज की डेट में ये फैक्ट्स हैं और ये अब आपके सामने हैं कि कौन सत्य है और कौन झूठ बोल रहा है। आपके सामने दोनों पक्ष मैंने स्पष्ट तरीके से रख दिए। धन्यवाद।